चलें जी, अब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। ये कोई इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्ट की किस्में नहीं है, बस इसमें कुछ फ़र्क हैं छोटे छोटे, वो आपने जानने हैं। डिटेल में समझते हैं, इसके ऊपर टाइम लगाएंगे हम, इस चैप्टर के ऊपर सुकून से इसको समझेंगे, एक एक बात को डिटेल समझेंगे, और मैं बातों को रिपीट करूंगा ताकि आपको बातें क्लियर हो सके। सबसे पहले एक तो होता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो किसी भी शक्ल में हो सकता है, रिटर्न हो सकता है कि कागजों पे हमने लिख लिया, और कुरान में भी ऐसी कि चीज़ को लिख लो तो बेहतर है। ओरल भी हो सकता है, ये पहले होता था, अब तो इतना ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है कि एक बंदे को गवाह बना लेते थे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। फिर इनफेयर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो न रिटर्न होते हैं ना ओरल होते हैं, बल्कि कंडक्ट ऑफ पार्टी से ही वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाते हैं। इसकी इजीएस्ट मिसाल ऐसे ले लें कि आप किसी मॉल में जाते हैं। अब मॉल में आपने किसी से कोई बात नहीं की, आप सीधा ग्रोसरी वाली साइड पे गए हैं, आपने अपना जो भी आपने सामान लेना था, आटा लेना था, गंदम, जो भी मतलब चीज़ लेनी थी, आपने उठाई है, अपनी कार्ट पे रखी है, आप अपना क्या कहते हैं कैशियर पे आए हैं, आपने पे किया और आप बाहर आ गए। मीनवाइल ना आपने किसी बीच में किसी से कोई बात की है, ना किसी से कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। या फिर आप मेट्रो बस पे जा रहे थे, अब आपने क्या कहते हैं कि जस्ट पैसे दिए हैं, उसका टोकन लिया है, मेट्रो बस में बैठ के आप कहीं पे उतरे हैं और बाहर आ गए। ठीक है, तो ये होते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि तीन किस्मों से हो सकते हैं। फिर इसकी एक्सेप्शन है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न सॉरी ओरल या इनफेयर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी नहीं हो सकते, दे मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है, जैसे सच एज राइटिंग दे विल बी वॉइड। वॉइड वर्ड जो है ना, ये भी मैं ऐसे वर्ड्स को बेहतर है हाईलाइट ही करता रहूं। दिस वर्ड इज ऑपोजिट टू वैलिड। वैलिड यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सही है, हलाल है, और वॉइड जो कि मनसूख है, मकरू है, ममनू है, जो कि फॉर्म नहीं हो सकता, दैट्स वॉइड। इट्स अ ऑपोजिट वर्ड ऑफ वैलिड। इसके अंदर कौन से आ जाते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, जब हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, ये भी एक पेमेंट की ही किस्म होती है। फिर चेक्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपने कहा यार मैं तुझे 1 लाख रुपया देता हूँ, अगले दिन में कहा यार मैं 1 लाख रुपया मैंने ले लिया है। नहीं भाई, क्या हो गया? ये तो बैठे बैठे तुम लोग जहाज उड़ा रहे हो। चेक जो अगर आपने देना है तो वो रिटर्न फॉर्म में होगा, उसके ऊपर साइन होंगे, अमाउंट लिखी होगी, और प्रॉपर आपने ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगर आपके पास पड़ा और आपने कहा कि मैंने दे दिया, नहीं आपने नहीं दिया, आपको ट्रांसफर भी करना है। या फिर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हैं, अब ख्याली बातों में या क्या कहते हैं इनफेड कंडक्ट ऑफ पार्टी ऐसे नहीं हो सकता, ये भी आपको रिटर्न एग्रीमेंट के तौर पे ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, या फिर सेल ऑफ लैंड, आप जी कोर्ट चले गए कि यार फलां बंदे ने मुझसे क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपया ले लिया था, और जी मुझे कहा था मैं आपको जमीन दे दूंगा। कोर्ट आपको कुछ फेवर नहीं करेगा, आपके हक में कोई फैसला नहीं होगा। कोर्ट आपको कहेगी क्या कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न डीड दिखाओ। ठीक है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हुई थी। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, वो राइटिंग में होने चाहिए। फिर स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर चार क्वालिटीज हों, चार ट्रेड्स हों। नंबर वन वो रिटर्न हो, ठीक है, नंबर टू साइंड हो, नंबर थ्री विटनेस्ड हो, और नंबर फोर डिलीवर्ड हो। ठीक है, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये चार क्वालिटीज होंगी वो होते हैं स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें मिसाल है फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस ऑफ लैंड, आपने किसी को लैंड ट्रांसफर की है, लीज पे की चीज दी है आपने फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, ये सब कुछ अब लिखा हुआ होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो साइंड हो, वो विटनेस उसके साथ कोई हो, और डिलीवर्ड हो, तो स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। डीड, इस लफ्ज को भी मैं हाईलाइट करता हूँ कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके साथ डीड, ये मतलब डीड ही समझे कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चार क्वालिटीज होती हैं और उनको प्रॉपर हमने कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी है, दैट्स आर स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो उनके लिए बनती हैं डीड्स। डीड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट जिनके अंदर ये चार क्वालिटीज रिटर्न, साइन, विटनेस और डिलीवर्ड, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड डीड। ठीक है, अब हम समझते हैं लिमिटेशन पीरियड ये क्या होता है, फिर इसको समझते हैं कि लिमिटेशन पीरियड होता कितना है, उसको भी समझते हैं। उसके बाद लिमिटेशन पीरियड एक टाइम होता है जिसके अंदर जो क्लेमेंट पार्टी है या जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुई है, वो अपने डिफेंडेंट पार्टी या ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है। देखे ना आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आपको डीएचए लाहौर के अंदर एक कनाल की कोठी मिलनी है। ठीक है, अब उसके बाद वो बंदा मर गया, उसके जिसने देनी थी और जिसने लेनी थी वो बंदा भी मर गया, टाइम गुजर गया, अब उसकी तीसरी नस्ल शुरू हो गई, देने वाले की भी और उसके वाले भी। अब वो चौथी नस्ल में जी केस चल पड़ा, जी मेरे दादे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उन्होंने प्रॉपर्टी देनी थी और इन लोगों ने देनी थी। अब वो चौथी नस्ल शुरू हो गई है, ठीक है, उनको उनको क्या पता कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कोई ना लॉ ने एक लिमिटेशन पीरियड सेट करना था जिसके अंदर हम क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट कर सकें, बाउंड कर सकें एक क्लेमेंट पार्टी को कि आप केस कर सकते हैं। अगर वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, अब आप अपना जो है क्लेम नहीं ले सकते, अपने डैमेजेस आप नहीं ले सकते। ठीक है,
द लिमिटेशन पीरियड इज स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट बाय लॉ विद इन विच पार्टी मस्ट स्टार्ट अ लॉ सूट, केस का आगाज कर सकती है। इफ यू मिस द विंडो योर क्लेम बिकम स्टैच्यूट बेयर्ड। ये लफ्ज मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, आप इसको याद रखो। स्टैच्यूट यानी कि लीगली, बेयर्ड यानी कि अब वो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, वो उससे बरी हो गया। ठीक है, स्टैच्यूट बेयर्ड। गिविंग द डिफेंडेंट अ कंप्लीट डिफेंस टू हैव द केस डिसमिस्ड। अब डिफेंडेंट के पास कंप्लीट डिफेंस है कि वो अपना केस जो है वो डिसमिस करा सकता है, रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग योर एविडेंस। चाहे आपके पास जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्यों ना हो, आपके पास कोई कायदे आजम के साइन शुदा ही पेपर क्यों ना हो कि कायदे आजम ने देखा था हाँ इसने प्रॉपर्टी मेरा नाम ट्रांसफर की थी और उसने करनी है, तो नहीं भाई, अगर लिमिटेशन पीरियड गुजर गया, नथिंग, नाउ नथिंग कैन विल बी गिवन इन द फेवर। तो लिमिटेशन पीरियड होता कितना, एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एक डीड से जो बनता है, ये लफ्ज आपने याद रखना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डीड से बनता है उसके लिए 12 साल, और उसके अलावा जिस भी किस्म से कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके लिए होता है 6 साल। ठीक है, तो ये आपने ऐसी डेट्स को, ऐसी प्रोविजंस को, ऐसी शकों को, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। इसी से सवाल बन के आने हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज क्या कहते हैं सिनेरियोज वाले बन के आ सकते हैं, जिससे आपको यही टेस्ट होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, उसमें ये चीज़ें शामिल थी, वो रिटर्न था, साइन था, विटनेस था, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ था, तो उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा। अब जिस बच्चे को थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें याद होंगी, अच्छे से उसने चीज़ों को प्रिपेयर किया होगा, उसको पता है कि चौथी क्वालिटी का होना भी लाजमी था, तो इसीलिए इसकी लिमिटेशन पीरियड 6 साल है, ना कि 12 साल। एक डीड के लिए 4 ट्रेड्स का होना लाजमी है। इसी तरीके से आप इन चीज़ों को, मैं भी इनके ऊपर टाइम लगाऊंगा, एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा ताकि हम स्लोली इन चीज़ों को समझ सकें और डीपली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो इन चीज़ों को आपने भी इस लेवल पे ही समझना है। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे वर्ड सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा आर यूज, दिस मीन द पार्टीज टू एग्रीमेंट आर नॉट लीगली बाउंड until the contract has been executed. Subject to contract is like, for example, मैं दुकान पे गया हूँ और मैंने कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, कपड़े खरीदने हैं। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ यार ये वाला कपड़ा दिखाना, वो दिखाता है, ठीक है, मुझे नहीं पसंद आता। मैं कहता हूँ यार वो वाला कपड़ा दिखाना, वो दिखाता है, मुझे ये भी नहीं पसंद आता। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट है कि मैंने फलां फलां चीज़ दिखाई, मैंने फलां फलां चीज़ देखी। ठीक है, तो इस पूरे पीरियड के अंदर ना कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड नहीं हो रहा, अनटिल मैं कह दूं हाँ यार ये कपड़ा पसंद है, इसको पैक कर दो, तब मैं लीगली बाउंड हो गया हूं। अब अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो मैं जो है मेरे अगेंस्ट केस हो सकता है, मैं लॉ सूट के लिए लायबल हो सकता हूं। अनटिल द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड इवन दो द पार्टीज हैव एग्रीड टर्म्स, चाहे उन्होंने पार्टीज ने एग्रीड टर्म कर ली थी, द मैटर इफेक्टिवली रिमेन्स अ स्टेट ऑफ नेगोशिएशन। अभी तक वो नेगोशिएशन यानी कि बहस मुबाहिसा, जिसे नेगोशिएशन भी बड़ा प्यारा एक उर्दू का लफ्ज होता है, कि अब आप जो मतलब दुकान पे जाते हो और आप कहते हो कि यार ये चीज़ इतनी कर दो, नहीं इतनी कर दो, वो कहता है 1000, आप कहते हो नहीं 800, कहता है अच्छा 900, आप कहते हो नहीं 850। तो इसको एक वर्ड होता है, खैर मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो उस चीज़ की जब तक अगर ये स्टेट चल रही है तब तक ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब जब लीगली बाउंड हो जाएंगे, जब एग्रीमेंट हो जाएगा। फर्दर मोर आइदर पार्टी कैन विदड्रॉ फ्रॉम ट्रांजेक्शन विदाउट लाइबिलिटी। और इस दौरान अगर मुझे लगता है कि यार नहीं सूट महंगा है, या सूट का कलर नहीं मुझे पसंद आया, या सूट का स्टफ नहीं मुझे पसंद आया, तो मैं विदड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरे ऊपर अब केस नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला चल रहा है, अभी अभी मैं लीगली बाउंड नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें लाइक स्टैंडर्ड कोई मतलब बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर कोई बातें नहीं होती आपस में। आपने फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, आप स्कूल जाते हो, एडमिशन फॉर्म जमा करा देते हो, आपके ऊपर चालान हुआ है, आपने पुलिस वाले के पास गए, पुलिस वाले ने चालान फॉर्म खुद ही सबमिट कर दिया और आपने पेमेंट करनी है। तो इसमें कोई भी ऐसा, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी कोई बातें या रिटर्न एग्रीमेंट जैसा कुछ भी मतलब उस स्पेशल लेवल के ऊपर नहीं हो रहा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने अगर क्या कहते हैं एग्रीमेंट देना है तो आप उसको फॉर्म को फिल कर दोगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जिसको आपने समझना है। आगे बढ़ते हैं।